आज शुरू कर रहे हैं हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल जमा कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस आप शानदार तरीके से वीडियो के लास्ट तक बने रहना। पूरा चैप्टर आपको एकदम मक्खन की तरह समझा देंगे। बस आपसे एक ही चीज़ मांग रहे हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट बनाओ और वीडियो के लास्ट तक चलना, देखना एक एक चीज़। 28 स्लाइड के अंदर मैंने इस स्लाइड को करीब मुझे 6-7 घंटे लगे इसको तैयार करने में, स्लाइड को। और एक एक टॉपिक बहुत चुन चुन के यहाँ से मैंने दिया है, एक एक कॉन्सेप्ट। तो बच्चों चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट तक बने जरूर रहना, नहीं तो यहाँ से जितने भी नंबर का इलेक्ट्रिसिटी करीब 10 से 12 नंबर का चैप्टर है, ये मैं आपकी जेब में रख दूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, चलिए देखें हमारा पहला टॉपिक क्या है, ध्यान से देखें। पहला टॉपिक हमारा क्या है? हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज चार्ज। तो ज़रा बताएं बच्चों चार्ज क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे। देखिए चार्ज क्या है, पॉइंटर ले लें। देखो चार्ज क्या है, कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर दैट कॉज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन केप्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कोई चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, चाहे आप उसको कहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मान लो यहाँ आपने रख दिया इस चार्ज बॉडी को, तो इस पे लगेगा बच्चों फोर्स। फोर्स दो तरह का हो सकता है, या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। तो यही बोला कि चार्ज बॉडी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे तो उस पे लगेगा क्या, फोर्स। ठीक, तो इसी चीज़ को बोला गया कि बॉडी चार्ज है। कब? जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसमें कोई हरकत नजर आए, उसमें कोई हलचल नजर आए। उसमें कोई हलचल का मतलब, हरकत का मतलब फोर्स से। तो बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी, जो क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। कब? जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए। अब देखो बात आती है कि अगर हमें चार्ज प्रोड्यूस करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल सी बात है, एक बॉडी को दूसरे में रगड़ना शुरू कर दो। ठीक, जब रगड़ोगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएंगे। तो जिसमें जाएंगे वो निगेटिव हो जाएगी, जहाँ से जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी। इतनी सी बात समझनी है। तो क्या है, एन इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर। सारा खेल यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का है। किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का है। इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार हैं चार्ज के लिए। तो क्या कहते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। इतनी सी बात पकड़ लो, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो बॉडी चार्ज होगी। ठीक है, चलो या तो ट्रांसफर किए जाएं या रिमूव किए जाएं, मतलब या तो डाल दिए जाए किसी बॉडी में या बॉडी से निकाल लिए जाएं, तो क्या होगा, बॉडी चार्ज हो जाएगी। अब कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज। ये भी समझ लो, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। व्हेन दे आर एडेड एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट में उनको डाला जाता है, इट बिकम नेगेटिवली चार्ज। जाहिर सी बात है भाई, जब निगेटिव है किसी बॉडी पर आएंगे तो अपना इफेक्ट तो दिखाएंगे, तो बॉडी को भी क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। और अगर किसी बॉडी से जाएंगे तो मतलब उनका निगेटिव इफेक्ट खत्म होगा, तो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो when electrons are removed from an object body become positively charged। इतनी सी बात समझ लो। फिर कहते हैं when a matter is placed in electric or magnetic field it experience a force, this property is known as charge। वही बात जो ऊपर हमने बताई थी कि इस प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं, जब किसी चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड या ईएफ या एमएफ में रखा जाए। किसमें, ईएफ या एमएफ में। अब देखो यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा कि क्या है, हमने जो है एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया है। सिल्क से रब किया है तो क्या हुआ, बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। तो चलिए इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चार्ज क्या है, सीधी सी बात है, चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो बच्चों उस पर लगेगा एक फोर्स। क्या लगेगा, फोर्स। ठीक, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। और चार्ज प्रोड्यूस कैसे करते हैं, चार्ज प्रोड्यूस करते हैं बच्चों रगड़ करके, रब करके करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन या तो बॉडी पे बढ़ेंगे या तो घटेंगे। जब इंक्रीज होंगे तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी और जब डिक्रीज होंगे तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितने टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस। क्या कहते हैं, देखो कहते हैं इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए। तो देखो बच्चों, प्रोटॉन क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव। जब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो प्लस ही का तो इफेक्ट रहेगा ना भाई, क्योंकि प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन है कम, तो ज़्यादा दादागिरी किसकी रहेगी, प्रोटॉन्स की रहेगी। तो जब ज़्यादा दादागिरी प्रोटॉन की रहेगी तो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव। तो वही कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेगेटिव चार्ज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो दादागिरी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा। तो वही कहते हैं जब किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस होता है तो बॉडी निगेटिव होती है, क्योंकि तब दादागिरी इलेक्ट्रॉन की होती है। और जब बॉडी पे इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है,
तो दादागिरी किसकी? प्लस की। ठीक, तो यही सब बात लिखी हुई है, मोर इलेक्ट्रॉन मोर प्रोटॉन, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, वीडियो पॉज करके चलते हैं। फिर कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि देखो प्लस प्लस क्या करेंगे, सेम चार्ज क्या करेंगे बच्चों? रिपेल करेंगे, मोटी सी बात समझ लो। और डिफरेंट चार्ज क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। बस इतनी सी बात पकड़ के चलो, यही लिखा हुआ, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, अच्छा अगर दो बॉडी रिपेल करें, मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये, हमें नहीं पता क्या चार्ज है लेकिन बीच में रिपल्सन हो रहा है, तो पक्का पक्का समझ जाना कि वो बॉडी क्या है? चार्ज है, क्योंकि चार्ज बॉडी ही रिपेल करती है सेम चार्ज का। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्सन। अगर रिपेल कर रहे हैं तो पक्का वो क्या है? चार्ज है, दोनों बॉडी चार्ज हैं। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों समझो जरा ध्यान से, चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब समझो बच्चों। चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब ये नहीं है कि कितना भी चार्ज हो सकता है, मतलब उसकी एक लिमिट है। जैसे ई के मल्टीपल में होगा। ठीक, जैसे कहते हैं क्लास में कितने बच्चे हैं, ये क्लास है मान लो, कितने बच्चे हैं? ठीक, आप कहेंगे 10 20 30 40 50, कभी नहीं कहते कि 40.5 बच्चा है क्लास के अंदर, 45 स्टूडेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेम इसमें भी है कि किसी बॉडी पे चार्ज या तो ई होगा या 2e होगा या -3 होगा या +3 होगा। कभी भी बॉडी पे चार्ज 4/3 फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगा, नाइदर बी फ्रैक्शन नॉर बी इन डेसिमल। इट इज़ ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, नेचुरल नंबर 1 2 3 है ना, इंटीजर नॉट नेचुरल, इंटीजर। समझ रहे हैं? तो 1 2 3 ई 2e 3 हो सकता है। बस इसका मतलब इतना सा है, चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब एक क्वांटम नंबर होगा, ऐसे कह सकते हैं। क्वांटाइज का मतलब है कि मतलब एक कंप्लीट नंबर मल्टीप्लाई होगा ई से। अच्छा, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज लिख दे रहा हूँ, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को आप ना तो बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। ठीक, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भैया जी कर क्या सकते हैं? केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस ये है चार्ज ऑफ कंजर्व। चार्ज कंजर्व हो गया। क्वांटाइज्ड या तो ई होगा या 2e होगा या 3e होगा। इट कांट नेवर बी फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अभी इसका मैं आपको नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। जिस लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा सेम उसी लैंग्वेज में नोट्स दूंगा, ताकि आपके खोपड़ी में दिमाग में बात बैठ जाए और आप सारे सवाल बना के आओ बच्चे, सारे सवाल। कोशिश यही है, बस आप पहले थ्योरी देख लीजिए, फिर मैं इसका हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूंगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना हो, पहले वीडियो आप पूरा देख लीजिए। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो पहली बात प्रॉपर्टी ये है सर कि प्लस प्लस वाली बात और माइनस प्लस वाली, लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। फिर चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स ये हो गए, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, आइए। यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ जो चार्ज है बेटा वो है क्या? याद कर लो, कोलम। क्या है? कोलम। इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ लो, एसआई यूनिट। अच्छा हो गया। अब देखो, अब कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लो बेटा। 1 मिली कूलम कितना होता है ये समझ लो। 1 मिली, मिली अपने साथ हमेशा -3 लेके आता है मिली। माइक्रो अपने साथ कितना लेके आता है? याद कर लो, माइक्रो अपने साथ 10⁻⁻6 लेके आता है। और नैनो याद कर लो, देखो 3 6, फिर अगला क्या आएगा? 9 आएगा। तो नैनो क्या लेकर आएगा बच्चों? -9 कूलम। ठीक, इसको भी न्यूमेरिकल लगाने में बहुत काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चे, 1 मिली कूलम आपको समझ में आ गया होगा। माइक्रो कूलम याद करना पड़ेगा बच्चे, एक बार याद कर लो। क्या? मिली, माइक्रो, नैनो। ठीक, मिली में -3, इसमें -6, इसमें -9, इतने कूलम होते हैं। इतनी सी बात आपको समझनी थी। ठीक है, अच्छा ई पे चार्ज कितना होता है? फॉर्मूला आपका Q = NE हो गया। ई पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 निगेटिव चार्ज होता है। तो देखो, Q पता है, N पता है, E पता है, तो अब कोई न्यूमेरिकल बनेगा तो क्या होगा? N दिया होगा, E पता ही है, चार्ज पूछेगा, या चार्ज दिया होगा
n पूछेगा, e दिया होगा, e तो पता ही है मान के चलो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। ध्यान से देखो बेटा, चार्ज कितना है, बड़े प्यार से 1 कूलम, ठीक। ई पूरी दुनिया जानती है, आप भी जान लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब कह रहा है ना 1 कूलम, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, n पूछ लिया आपसे, तो ये क्या हो गया आपका, q हो गया, ठीक। चार्ज दिया था तो q इज इक्वल टू एन, फॉर्मूला लगा दीजिए। चिंता मत करो, न्यूमेरिकल के भी एक इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा ना, उसमें खूब सारे न्यूमेरिकल लूँगा ताकि बोर्ड में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। लगाओ बेटा, q कितना है 1, n पता नहीं, लेकिन e तो पूरी दुनिया जानती है ना सर, कितना होता है इतना। जब n आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चे, इतने। ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज है, ठीक, तो उससे पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज है तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन गए, या किसी बॉडी पे नेगेटिव 1 कूलम का चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन आए। तो दोनों ही केस में अगर पॉजिटिव होगा तो इतने जाएंगे और अगर नेगेटिव होगा तो इतने आएंगे। बोलो बेटा, समझ में आ गया बच्चों? बस यही है। अगर कुछ आपको लगता है कुछ और इम्प्रूव हो सकता है तो कमेंट जरूर करो। शानदार तरीके से मैं पूरा लेक्चर खत्म करूंगा। वादा है कि यहाँ से, अभी तो ये सिर्फ थ्योरी चल रही है, इसके बाद जब आपको न्यूमेरिकल लगाएंगे, इस चैप्टर से देखिए बच्चे बोर्ड में न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, तो जब हम न्यूमेरिकल करा रहे होंगे तब आपको और मज़ा आएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से आप कर रहे होंगे, एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मक्खन कर देंगे। इतनी बात बताओ, एकदम बिल्कुल देसी तरीके से मैंने आपको समझाई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेटा कंडक्टर्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है सर, द सब्सटेंस द मटेरियल इन विच करंट कैन फ्लो इजली, द मटेरियल इन विच करंट, ये आप 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 6, 7, 8 से, करंट कैन ईजिली फ्लो। बस क्यों इजीली फ्लो करती है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन ही किसी भी सब्सटेंस को कंडक्टर या इंसुलेटर बनाते हैं। जिसमें खूब सारे होते हैं तो उसको भैया कंडक्टर बना देते हैं, जिसमें नहीं होते उसको इंसुलेटर बना देते हैं। तो कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे कॉपर हो गया आपका, और क्या हो गया, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, और ये ऑल मेटल, ग्रेफाइट, वाटर, तो ये सब क्या है, कंडक्टर हैं। और जो द मटेरियल इन विच करंट कांट फ्लो दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर, ग्लास, प्लास्टिक्स, है ना, और रबर हो गया, वुड हो गया, फैब्रिक, ये सारे, ऊल, कॉर्क, पेपर, ये सब क्या है, इंसुलेटर हैं। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। चलिए, इंसुलेटर मैंने आपको बता ही दिया है। अब आता है सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो सेमी कंडक्टर वे होते हैं, क्या होते हैं सेमी कंडक्टर, ध्यान समझ लो बेटा, सेमी कंडक्टर वे होते हैं जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्ज। मेन बात ये, एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं सेमी कंडक्टर। कभी आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे कारें बुक करते थे, महीनों 6-6, 8-8 महीने बाद कार बुक होती तब मिलती थी। तो उसमें क्या था, सेमी कंडक्टर की कमी हो गई थी, सेमी कंडक्टर चिप डिवाइस जिसको बोलते हैं। तो इसका फ़ायदा मेन ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। और डिटेल में पूरा सेमी कंडक्टर का चैप्टर आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। बस यहाँ पर इतना जान लीजिए कि सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बीच में रहती है। ये आपके कंडक्टर हो गए, ये आपके इधर हो गए इंसुलेटर, तो बीच में क्या हो गए आपके सेमी कंडक्टर। तो कहते हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ना तो इतनी ज़्यादा होती है इनकी कंडक्टिविटी, ना ही इतनी कम होती है। ये कहाँ होते हैं बच्चों, बीच में होते हैं, तो इनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक। स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस प्रोड्यूस, इस कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है बच्चे। चलो अब जैसे इसके एग्जांपल हम देना चाहें तो सेमी कंडक्टर के एग्जांपल क्या हो गए, जर्मेनियम पूछा जाएगा, आपको बताना है जर्मेनियम और सिलिकॉन। एग्जाम में लिखने के लिए आएगा कि सेमी कंडक्टर के एग्जांपल बताइए, तो आप बता लेना कि इनकी कंडक्टिविटी बीच में लाई करती है, इन मिडिल। अब आते हैं सुपर कंडक्टिविटी, सुपरमैन की तरह सुपर कंडक्टिविटी, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, बिल्कुल नो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस होता है, उनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं, नो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक एग्जांपल इसका है मरकरी। क्या है, मरकरी, कितने पे, एट
4.2 केल्विन। जरा डिग्री में करके देखो, केल्विन को अगर डिग्री में करना है तो इसमें से 273 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा लगभग, अरे मान लो 200, कितना आएगा 269 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में। इतना डिग्री टेम्परेचर, अब सोचो अगर हमें सुपर कंडक्टर बनाना है तो इतने कम टेम्परेचर पर रखना होगा, तो समझिए इंसान कैसे ज़िंदा रह पाएगा। मान लो अगर सुपर कंडक्टर बना भी दिया, उसमें डील भी करने लगा, तो मशीन या कुछ भी रह पाएगा ऐसा? तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। क्या है बच्चे? प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो बस इतना बताना है कि सुपर कंडक्टर एग्जाम्पल याद कर लेना, पूछा जाता है। होते क्या हैं? हुज कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई, हुज कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई, बहुत होती है कंडक्टिविटी। जीरो रेजिस्टेंस, क्या होता है इसमें? जीरो रेजिस्टेंस, कोई रुकावट नहीं। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, कोई रुकावट नहीं, धड़ाधड़ करंट जाती है, ठीक। तो ये होता है, समझ रहे हैं बेटा? तो लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। चलो बच्चों देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस समझते हैं। देखो इसको समझने से पहले एग्जांपल देखो, क्या है? इस टैंक में पानी कहाँ तक है? यहाँ तक है। इस टैंक में पानी यहाँ तक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको नल से आप जोड़ेंगे तो पानी क्या होगा? हायर लेवल ऑफ वाटर से लोअर लेवल ऑफ वाटर में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो इतनी बात तो बच्चा बता देगा। तो वही कहता है कि इलेक्ट्रिक कंडीशन है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक कंडीशन है जो डिटरमाइन करती है फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे इसमें पानी बह रहा है वैसे इसमें चार्ज फ्लो होगा। किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक। ये कंडीशन डिसाइड करती है, ठीक। ये कंडीशन होती है जिससे ये डिसाइड होता है कि चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा। इफ़ चार्ज बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट द चार्ज स्टार्ट फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। भाई जाहिर सी बात है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक पे चार्ज ज़्यादा है, एक पे कम है। जैसे आप तार से जोड़ेंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे, चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये डिसाइड करता है आप कहेंगे कौन हायर पोटेंशियल पे है, कौन लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। ये चीज़ हम आगे बढ़ेंगे। बस यहाँ इतना समझ लो कि ये एक तरह से इलेक्ट्रिक कंडीशन है जो कि चार्ज को डिसाइड करती है कि किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। कुछ नहीं समझ में आया? देखो यहाँ समझो, मान लो बेटा ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। यहाँ कोई चार्ज ऑलरेडी इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है, ये पूरा फील्ड है। अब तुम एक चार्ज यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हो, क्यू चार्ज लेके आए, तो कुछ वर्क करना पड़ा ना। तो वही कहते हैं कुछ जो वर्क किया और जो चार्ज लेकर आए, उसी के रेशियो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। Q को हमने मान लिया 1 कूलम यानी यूनिट चार्ज। 1 कूलम का मतलब मानने का मतलब जहाँ कहीं भी फिजिक्स में आप 1 मानेंगे तो वो चीज़ यूनिट हो जाएगी। तो यूनिट चार्ज को, ठीक। तो कहते हैं द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit test या यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आ पॉइंट। इस चीज़ को ध्यान रखना, एक पॉइंट कोई पर्टिकुलर होगा जहाँ पे हम लेके आएंगे चार्ज को, तो वही कहते हैं टू अ पॉइंट इन आ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इतनी बात समझ लो कि भैया जी आप किसी चार्ज को इन्फाइनाइट से लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक, ये पॉइंट मान लिया। तो इस पॉइंट पे जब इसको लाए तो कुछ ना कुछ काम किए ना भाई, और जो चार्ज था वो, तो चार्ज को तो यूनिट मान लिए। तो जब यूनिट मान लिए इसको, तो जितना वर्क किए वही क्या हो गया? हमारा ये जो पोटेंशियल है ये वर्क के इक्वल आ गया। वही बात सिंपल सी हो गई कि वर्क डन और पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है बेटा। ओके अभी बात करते हैं, एक मिनट, ठीक है बेटा। चलें, इतनी बात समझ में आ गई, नोट भी कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिए इतना। तो बस देखो अब इस पे न्यूमेरिकल खूब ढेर सारे भर के आएंगे, ठीक। कैसे कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान से देखो। इधर देखो, जब हमने लिया V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो देखो V क्या है? V हमारा पोटेंशियल है और W वर्क है, और ये हमारा क्या आ गया? V और Q। तो ध्यान से देखें, W निकालेंगे तो कितना हो गया? V और Q। अब ज़्यादा कहाँ से ब्रेक होगा? Q को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? Q को अपन क्या लिख सकते हैं?
बोलिए आई टी, करंट का बेस है ये, लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा ब्रेक कर देंगे ब्रेक कर लेंगे। चलें, तो बस कहते हैं डिफाइन 1 वोल्ट। देखो अभी अभी मैंने पढ़ा कि V इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन Q है, ठीक। तो यहाँ W भी 1 जूल मान लो और Q को भी क्या मान लो, 1 कूलम। तो ये सब वैल्यू ऊपर भरो बेटा, तो V कितना आ जाएगा, 1 जूल 1 कॉलम। तो कहते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 जूल पर 1 कॉलम। यानी अब देखो ये फील्ड थी, 1 कूलम का चार्ज आप इंजॉय करते हुए यहाँ तक ला रहे हैं, उस केस में आपने 1 जूल वर्क किया, 1 कूलम का चार्ज 1 जूल पर। तो पक्का 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 इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। ठीक, कैसे कहेंगे, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, मैं नोट्स दूंगा, परेशान होइए, बस आप कंटेंट पढ़ते चलिए। चलिए आगे आइए, कब हाई पोटेंशियल होगा, कब लो पोटेंशियल होगा। देखो जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी तो उसको बोलेंगे हाई इलेक्ट्रिक पॉइंट, और जब बॉडी नेगेटिव पोटेंशियल हो तो याद रखना लो इलेक्ट्रिकल, मतलब लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल जब पॉजिटिव चार्ज पे हाई पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज पे लो पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी पॉजिटिव है, मतलब क्या है, बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, लेस। और एक क्या है, हाई, मतलब एक जो है लो पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर बहुत ज़्यादा है। तो जब तार जोड़ोगे तो क्या होगा, इस पे ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, करंट किधर जाएगी, इधर जाएगी। चलिए अभी इसको डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि हाई पोटेंशियल कब होता है, लो पोटेंशियल में। हाई पोटेंशियल के याद रखो पॉजिटिव चार्ज, और लो पोटेंशियल के याद रखो नेगेटिव चार्ज। जब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी तो हाई पोटेंशियल, और जब बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी तो लेस पोटेंशियल। अब आते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चे, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। पहली बात तो जान लो कि करंट को डिनोट किससे करते हैं। देखो I इज इक्वल टू, फार्मूला होता है Q अपॉन T। Q क्या है, चार्ज है। ज़िंदगी भर के लिए याद रखना, जहाँ कहीं टाइम से डिवाइड होगा तो उसको लिखेंगे रेट। ठीक, क्या बोलेंगे, रेट। याद करो, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पढ़ा होगा आपने। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड करंट। बात समझो, ठीक है, समझ गए बेटा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब क्या कहने का मतलब है, समझो जरा कि ये मान लो चार्ज है, कितनी देर में चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक, कितना चार्ज कितनी देर में फ्लो हो रहा है, इसको हम बोलेंगे करंट। ठीक, यानी चार्ज का फ्लो होना। जैसे मान लीजिए कम टाइम में खूब ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट बहुत ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, चार्ज भी कम है तो करंट कम है। तो कहते हैं ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट। चले, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा आप, क्या, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। और बच्चों Q को क्या ले सकते हो आप, अभी पढ़ाया था पीछे क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज में, चार्ज इज क्वांटाइज में Q को एनी ले सकते हैं। किसी बॉडी पे चार्ज या तो E होगा या 2E, मतलब एनी। तो चलें आगे बढ़ते हैं। 1 एम्पियर डिफाइन करा रहा है। अरे सर वेरी सिंपल, देखो I का फॉर्मूला लिखो ना, Q अपॉन T। सबको 1 मान लो इधर वाले में, तो Q को कितना माना हमने, 1 कूलम, और टाइम भी हमने माना 1 सेकेंड। तो बेटा ये आपका एक वायर है, इस वायर में क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम चार्ज। तो कहते हैं इफ़ 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, फिर से नोट दूंगा मैं, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज हो तो पक्का इस कंडक्टर में कितनी करंट होगी, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो सर 2 एम्पियर कब होगी, बहुत बच्चे सर 2 कूलम 2 सेकेंड में फ्लो, तो 2 एम्पियर नहीं, गलत बोलते हैं। अरे 2 अपॉन 2 करो तो फिर से कट के 1 नहीं आ जाएगा। अगर 2 एम्पियर डिफाइन करना है तो 2 अपॉन 1 कर लो, 1 सेकेंड में 2, या 10 अपॉन 5 कर लो, ऐसा लो नंबर जो रिजल्ट 2 दे। फिलहाल यहाँ पे 1 एम्पियर की बात हो रही है, तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ बेटे, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो तो उसको क्या बोलेंगे, उस तार में, उस वायर में कितनी करंट होगी, देयर विल बी 1 एम्पियर। चले आगे बढ़ें। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखो अब फिर एक बात समझा देते हैं, देखो अब इतना समझा दे रहे हैं, ज़िंदगी भर के लिए याद रखना। देखो इस पे है पॉजिटिव चार्ज, दिमाग में तुरंत फिगर बना कि सर यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, देयर इज ए लेस इलेक्ट्रॉन, देयर इज ए डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हेयर दिस इज नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का
एक्सेस है। अब सुनो, मान लो वायर से आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, इधर है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझना, और इधर क्या है, डिफिसिट, कमी, डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वायर आपने जोड़ा तो भाई ये बताओ, ये एक टैंक पानी का ये है और एक टैंक पानी का ये है, इसमें लेवल पानी का यहाँ तक है, इसमें यहाँ तक है। जब इसको ऐड करोगे तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा ना, वैसे ही जब इसको ऐड करेंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इधर कम है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर होता है, और फिजिक्स के लैंग्वेज में याद रखना, जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट फ्लो होती है। यानी करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, पॉजिटिव से निगेटिव। करंट फ्लोज फ्रॉम, अब देखो इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बट करंट फ्लोज या करंट गोज, करंट फ्लोज फ्रॉम, दोनों बातों में अंतर समझो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझो बच्चे, क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पूछे तो बता देना लो से हाई। ठीक है बेटे, करंट फ्लोज इन वायर ओनली अंटिल देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात समझ लो, कब तक ये पानी इस टंकी से इसमें आता रहेगा, जब तक कि दोनों का बराबर ना हो जाए। तो कहते हैं अगर जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा तब तक करंट फ्लो होगी, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा बेटा करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत आसानी समझ लो। फिर से एक बता रहा हूँ कि देखो बेटे, हाई पोटेंशियल का मतलब क्या है, पॉजिटिव, लो पोटेंशियल का मतलब क्या है, निगेटिव। ठीक, निगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, जोड़ों के तार से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनों के उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होती है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होना ज़रूरी है। बिना सेल या बैटरी के सर्किट नहीं बनेगा। एक स्विच होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, और भी मेटेलिक वायर होने चाहिए। देखो ये बैटरी है आपकी, ठीक, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। ठीक, यहाँ पे लोड हो गया, समझ रहे, ये स्विच हो गया। स्विच जब ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ समझ लो, देखो ये हो गया आपका प्लस माइनस। ठीक, ये सेल बैटरी लग गई। यहाँ पे कुछ आपको लगाना पड़ेगा जलाने के लिए, बल्ब, और यहाँ पे आपको एक की लगानी होगी ताकि ऑन ऑफ हो। तो ये क्या हो गया, सर्किट हो गया। तो सर्किट में क्या क्या हो गया, एक तो हो गया लोड, एक हो गया सेल, इनको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। भाई कनेक्ट नहीं करोगे तो करंट कैसे फ्लो होगी। इतनी चीज़ें होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, की होनी चाहिए। तो बस वही तो बोलता है कि सेल हो, स्विच हो, रेजिस्टेंस हो, अदर इलेक्ट्रिक टुगेदर मेटेलिक वायर से जुड़े हों कनेक्टिंग। तो इस सिस्टम को, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई बहुत खास बात नहीं, आगे चलते हैं। अब देखिए दो तरह की एक बात और बता दें सर्किट में, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। बच्चों ये भी समझ लो यहीं पर, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है बच्चे क्लोज सर्किट। देखो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होती है और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है। यानी कुछ ऐसे समझ लो, क्लोज सर्किट में क्या होगा, बल्ब जलेगा। बस ऐसे याद रखो दिमाग में, बल्ब जलेगा इट मीन्स करंट फ्लो। ठीक, करंट विल कंज्यूम, एनर्जी विल कंज्यूम। ओपन सर्किट में ऐसे रहेगा, की जो है ऑफ रहेगा। ओपन सर्किट मीन्स ऑफ, ओ फॉर ऑफ। क्लोज, क्लोज का मतलब ऑन। बस इतना समझो। चलो आगे आते हैं बच्चे। ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको एज इट इज आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है, लर्न कर लीजिए कि कौन किसका सिंबल होता है। इसका पिक्चर बना हुआ आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये सेल है। सेल में आपका एक बस ऐसे दो, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। लॉन्ग वाली हमेशा, बड़ी वाली डंडी हमेशा प्लस होगी, छोटी वाली स्टिक हमेशा माइनस। ये एक है। अब ऐसे ये इसको सेल बोलते हैं। अब कई सारे सेल लगा दोगे तो बैटरी बन जाएगी। और ये जो चिड़िया बनी है ना ऐसे, ये एसी है जो कि हमारे घरों में फ्लो हो रही है। ये एसी का सिंबल है। ए लगा तो एमीटर, वी लग जाए तो वोल्ट मीटर, जी लगा तो गैल्वोमीटर। अच्छा ये जो ऐसे वायर होता है ना, ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये कहीं भी लगा रहेगा। रेजिस्टेंस का मतलब लोड होता है, मतलब यहाँ बिजली खर्च हो रही है।
ठीक, कंज्यूम हो रही है। बल्ब हो सकता है, हीटर, फैन, ये सब सारे क्या हो गए आपके, ये रेजिस्टेंस हो गया। बात समझ में आई बेटा? चलें आगे देखें। और इसी इसी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ऐसे एरो लग जाए तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल, क्योंकि वेरी करता है, क्योंकि ये तीर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये एरो खिसक सकता है, तो मतलब वेरी कर सकता है। बात समझ गए? अच्छा ये बल्ब है, ये बल्ब ही का तो शेप दे रहा है ये बल्ब हो गया। ये क्लोज सर्किट में तार जुड़े रहेंगे, ओपन में कहीं ना कहीं थोड़ी जगह बनी रहेगी तारों के बीच, तो ये ओपन हो गया। ये क्लोज में एक डॉट रख देते हैं और ये क्लोज टैपिंग की हो गई। ठीक है, चलिए आई होप सभी बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे। सब चीज़ें जैज इट इज याद कर लीजिए बच्चे, एकदम शानदार थे कि बेसिकली ये चैप्टर न्यूमेरिकल का है, इसमें खूब भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं। थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर पहले न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा बाद में थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी। अभी इसका मैं एक पार्ट और लाऊंगा न्यूमेरिकल का, स्पेशली वन शॉट में, जिससे अंदर आपका कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अभी खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल इसमें लेके आएंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से हो जाएगा। चल बेटे आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ लो बेटा। वोल्ट मीटर को किसी सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल। यानी अगर आप कोई सर्किट बनाएंगे तो वोल्ट मीटर ऐसे लगेगा पैरेलल में, ठीक। और एमीटर को कैसे लगाते हैं? सीरीज़ में, यानी यहाँ पे। अब ये पैरेलल सीरीज़ क्या है ये भी आपको समझ में अभी आएगा आगे। बस इतना याद रख लो कि वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, एमीटर सीरीज़ में कनेक्ट होता है। हमारे घरों की जो वायरिंग है, जो सब कुछ जुड़ा रहता है, फ्रिज, टीवी, पंखे, ये सब कैसे होते हैं? पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर एक फ्यूज हो जाए तो बाकी सब चलते रहेंगे। अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर दोगे सबको, तो मान लो करंट यहाँ से घुसी, ये आपका एक बल्ब इस कमरे का फ्यूज हो गया, तो आगे करंट की सप्लाई रुक जाएगी और ये सब क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सब कैसे लगाते हैं? पैरेलल में, एक के जाने पे दूसरे पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो इतने सारे पॉइंट आपने जान लिए, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, एमीटर को सीरीज़ में, ठीक, ये सब चीज़ें। चलिए आगे आते हैं ओम्स लॉ। किससे बात करेंगे बच्चे? ओम्स लॉ की बात करेंगे हम लोग। देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ ने सीधी सी एक बात कही कि ये मान लीजिए आपका वायर है और इसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, तो इसमें कितनी करंट बहेगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यानी या ऐसे कह सकते हैं जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा वोल्टेज। डायरेक्टली मतलब अगर इधर बढ़ाओगे तो इधर बढ़ेगा। तो बात समझ में आ गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट का मतलब क्या है कि मोर करंट मोर पोटेंशियल डिफरेंस, लेस करंट लेस। अब देखो इसको हटाओ, एक कांस्टेंट आएगा I, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? V अपॉन I, ठीक। ये देखिए सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ठीक। जितना ज़्यादा आप क्या है इस पे मतलब करंट बहेगी उतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये देखिए यहाँ वोल्ट मीटर देखिए पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक। एमीटर देखिए सीरीज़ में कनेक्ट है। तो R इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस एक तरह से मतलब रुकावट होती है, यानी करंट का दुश्मन है ये करंट को जीने नहीं देता है, ठीक। चलिए हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन फिजिकल कंडीशन जो है वो सेम रहनी चाहिए। टेम्परेचर मुझे बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब आपने मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट किया जनवरी में, एक किया मई जून में, तो दोनों में अंतर है ना। जनवरी में कम टेम्परेचर होता है और मई जून में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो ये सब नहीं बदलना चाहिए, तो आपका ये लॉ फॉलो करेगा। चलिए बात करते हैं वी आई ग्राफ की, ठीक। तो बेटा वी आई ग्राफ का मतलब ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। यहाँ V है, यहाँ I है, इसके बीच ग्राफ कैसा बनता है? सीधा बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो ओम्स लॉ के अंदर है सीधा बनेगा, बस इतना आप ध्यान रख लीजिए। इसका मतलब है जितना हम V चेंज करेंगे उतना I चेंज होगा, जितना इधर बढ़ेंगे उतना ही ऊपर बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अब आता है डिफाइन 1 ओम। बच्चे करेंगे इसको, देखो कैसे 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे। अभी मैंने बोला V इज इक्वल टू IR, तो R आ गया आपका V अपॉन I। बात समझ रहे हैं? यानी 1 वोल्ट 1 एम्पियर, 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं आप और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो पक्का उस वायर का जो उस वायर में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1 ओम। अप्लाइंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज, देन रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर विल बी 1 ओम। गेटिंग नॉट? क्या है
कि इफ़ 1 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट, ऐसे भी कह सकते हैं, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ 1 एम्पियर current flows and potential difference become 1 ohm। ठीक है बच्चे, क्या है, इफ़ 1 एम्पियर करंट, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है 1 ओम, तो पक्का उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, यहाँ सॉरी 1 वोल्ट, then resistance of that wire will be 1 ओम। कितना होगा बेटा उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मतलब मान लो किसी वायर में करंट बह रही है, तो द ऑब्स्ट्रक्शन of flow of current या in the obstruction in flow of current is called resistance। रेजिस्टेंस क्या है? एक तरह से रुकावट है, बाधा है, मतलब करंट अगर फ्लो हो रही है तो जो उसमें दिक्कत प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसको इंग्लिश में नाम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। द ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बात समझ रहे हैं? अब जैसे हमारा हीटर होता है, गर्मी में हीटर यूज़ करते हैं तो उसमें हमें हीट चाहिए होती है, तो उसका रेजिस्टेंस हम ज़्यादा लेते हैं। क्या लेते हैं? आर उसका मोर लेते हैं, ताकि करंट को दिक्कत पैदा करे और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में बदल जाए? हीट में। ठीक, वहाँ हम ये यूज़ करते हैं। अच्छा, कोई भी सामान आप लेने जाते हैं, कहते हैं कॉपर की वायरिंग है, तो कॉपर की वायरिंग क्यों महंगी होती है? क्यों वो सामान महंगा होता है? क्यों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कॉस्टली होता है? बिकॉज कॉपर हैज़ लेस रेजिस्टेंस। क्या है? लेस रेजिस्टेंस। इफ़ इट हैज़ लेस रेजिस्टेंस देन करंट विल फ्लो ईजिली, करंट आसानी से फ्लो होगा, एंड नो वेस्टेज ऑफ हीट, नो वेस्टेज ऑफ हीट। ठीक, तो ये होता है रेजिस्टेंस की। एक बार मैंने आपको कंडीशन बता दी क्या होता है बेसिकली रेजिस्टेंस। चलें आगे आइए। अब है क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखो बेटा, क्या कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। चलें बेटे वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या था, ध्यान से देखेंगे ज़रा, एक सेकंड बस। चलिए, हम कर रहे थे कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखो, मैं बहुत मोटी भाषा में आपको समझा देता हूँ कि असल में बात क्या होती है। देखो, मान लो बेटा, ये आपका एक कंडक्टर है, वायर है ना, ऐसे, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक, ये ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे चल रहे हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, पहला जो होता है वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। पहली बात ये समझो, यानी जितना लंबा वायर होगा, मोर लेंथ ऑफ वायर मोर रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, तो उसके अंदर केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और भी एटम होते हैं, उनसे टकराते हैं ये। ठीक, तो जब ज़्यादा दूर चलना होगा, इनको ज़्यादा लंबा वायर होगा, मोर लेंथ होगी, तो द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, और जो एटम्स हैं उनसे कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज इफ द वायर इज मोर लेंदी। ज़्यादा लंबा वायर ज़्यादा लोगों से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एटम से टक्कर करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वही छोटा होगा, कम दूर चलना होगा इसको, इलेक्ट्रॉन को कम टक्करें होंगी, तो रेजिस्टेंस कम होगा। दूसरी बात यह है कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी अगर वायर चौड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए रास्ता, जाहिर सी बात, जब रास्ता चौड़ा होगा तो टक्कर कम होगी, है ना। एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगी? नंबर ऑफ कोलिजन विद अदर एटम विल डिक्रीज। तो यहाँ नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा थे, इंक्रीज थे, इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा था। यहाँ नंबर ऑफ कोलिजन क्या है? कम हो रहे हैं, क्योंकि भाई रास्ता चौड़ा है, एटम मान लो यहाँ बच के इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसीलिए जो है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के है। तीसरी बात ये है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो चल ही रहा है, बात समझो, इलेक्ट्रॉन तो चल ही रहा है। टेम्परेचर बढ़ने पे और अदर जो एटम्स होंगे वो भी वाइब्रेट करेंगे, भगदड़ मच जाएगी, ठीक। अदर एटम विल आल्सो वाइब्रेट एंड चांसेस ऑफ नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज और रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, ठीक है। इतनी सी बातें हैं। अगला डिपेंड करता है मटेरियल पे, मटेरियल कैसा है, ठीक है। अच्छा मटेरियल है कम रेजिस्टेंस होगा, बुरा मटेरियल है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो मेन 3 ये याद रख लो, ठीक है, जिसमें से 2 ये मेन है कि लेंथ बड़ी, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा रेजिस्टेंस, एरिया मोर, ठीक, तो रेजिस्टेंस लेस बिकॉज मोर एरिया द चांसेस ऑफ कोलिजन विल डिक्रीज सो रेजिस्टेंस विल लेस। चलिए आगे बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। देखो कुछ नहीं था, क्या बताया मैंने कहा कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, मैंने कहा कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट ले लिया, ज़रा इनको मिला दीजिए तो आप कहेंगे सर ये एल ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा अगर एक साथ लिखें। फिर देखिए अगर इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा रो, ये आ गया इतना, तो ये हो गया रो इज इक्वल टू, अब देखो आर का ए से मल्टीप्लाई कर लो, एल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, आर का ए से एल नीचे आ गया। तो ये जो रो कांस्टेंट आया है ना, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, जो ये आपका कांस्टेंट आया है इसको क्या बोलते हैं बताइए, पढ़ा होगा आपने, क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बस सिंपल सी बात, इसका फॉर्मूला निकल के आ गया, आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्या निकल के आया, आर इंटू ए अपॉन एल। अब न्यूमेरिकल आएगा आपका, ठीक। ए को और क्या खोल सकते हो, ए को पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हो, ठीक, क्योंकि एरिया है ना। तो जिस हिसाब से न्यूमेरिकल कंडीशन दी हो उस हिसाब से लगा देंगे, चिंता मत करो, इसका न्यूमेरिकल का पार्ट लेके आएंगे तो बिल्कुल शानदार तरीके से आपको कराएंगे न्यूमेरिकल, एकदम बिल्कुल आप हीरो हो जाएंगे, जीरो से हीरो हो जाएंगे। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखो, अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कई सारे रजिस्ट्रेशन कनेक्ट करेंगे तो क्या उनका टोटल इफेक्ट आएगा। देखो सीरीज का मतलब है कि करंट चली यहाँ से, वही करंट सब में घुसी तो उसको बोलते हैं सीरीज। सीरीज में रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस तो अलग ही है, ठीक, करंट सेम होती है, डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू ओम्स लॉ के हिसाब से IR, अगर V1 निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, आप कहेंगे सर IR1 आएगा। V2 निकालेंगे तो यहाँ I ऐसे रखो, क्यों है I ऐसे रखें, क्योंकि I सब में सेम है। V3 कितना होगा, आप कहेंगे सर IR3। टोटल कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 V2 V3, जोड़ लीजिए बच्चों सब में, तो I कॉमन आ गया, कितना बचा R1 R2 R3, ठीक है बेटा। अब देखो I नीचे ले आओ तो क्या बना R1 R2 R3 और V अपॉन I अल्टीमेटली क्या होता है, रेजिस्टेंस ही तो होता है। तो ये बन गया सीरीज़ का फार्मूला, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे, V इज इक्वल टू IR है, V से शुरू किया, 1 लगाया तो IR1, 2 लगाया तो IR2, V3 लगाया तो यहाँ 3, I सब में सेम, सबको जोड़ लिया सर तो टोटल पोटेंशियल आ गया, सब में सर I कॉमन ले लिया, फिर इसको नीचे लाया तो टोटल रेजिस्टेंस निकल आया, ठीक। अभी मैं जब सीरीज़ के न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जैसे एक नाली में पानी बहता है तो उसी नाली में बहता चला जाता है, अगर एक नाली और जुड़ जाती है तो पानी बढ़ जाता है। तो पानी की कंपैरिजन मैं करंट से करूंगा और धड़ाधड़ क्वेश्चन आपके आएंगे सीरीज और पैरेलल वाले। बस अभी फ़िलहाल ये फार्मूला आप दिमाग में रख लो कि सीरीज़ के लिए फार्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, और पैरेलल के लिए मैं आगे बताऊंगा। बस जब इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बिल्कुल शानदार तरीके से बच्चे लगा रहे होंगे। चलें बस इतना नोट कर लें, आगे आइए पैरेलल में। तो देखो पैरेलल में क्या है, करंट बढ़ गई है लेकिन पोटेंशियल सबका सेम है। तो भैया जी जो 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 डिफरेंट है वही उसी को पकड़ के चलो। वहाँ पे V डिफरेंट था तो V को पकड़ चले, यहाँ पे क्या डिफरेंट है I, तो I कितना आएगा V अपॉन R। तो सर I1 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे V अपॉन R1।
तो सर I2 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर V/R2 आ जाएगा, 2 लगा दो सब में। फिर I3 कितना आएगा, आप कहेंगे सर V/R3 लगा दीजिए। तो टोटल करंट कितनी आ जाएगी आपकी, I1 I2 I3, ठीक। तो रखिए V/R1 V/R2 V/R3। तो सर सब में V कॉमन दिख रहा, हाँ तो ले लीजिए, बिल्कुल कॉमन ले लीजिए। इधर कर देता हूँ मैं, ध्यान से देखो, I V हमने कॉमन ले लिया, 1/R1 1/R2 1/R3। ज़रा बताओ कितना आया, I/V 1/R1 1/R2 1/R3। तो I/V क्या होता है, 1/R होता है। देखो V IR है, तो I/V करो तो R को इधर लाना होगा, तो R इधर कैसे आएगा, 1/ में आएगा, यहाँ I/V। तो I/V को 1/R लिख दिया। तो यहाँ पे कितना बचा, 1/R1 R2 और 1/R3। समझ गए बेटा, सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। अब इस पे न्यूमेरिकल इसका एप्लीकेशन हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो जैसे सिखा रहा हूँ बस वैसे सीख लो। देखो फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट V इक्वल टू क्या होता है बेटा, W/Q होता है ना। W खींचोगे तो कितना आएगा, V इंटू क्यू आएगा। बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो इसके 9 फार्मूले आप चुटकियों में बना लेंगे। देखो W इक्वल टू VQ आया। अब ध्यान से देखो, Q को हम क्या लिख सकते हैं, IT। क्यों, क्योंकि सर I इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था, Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q को खींचा, तो ये पहला फार्मूला एनर्जी का आ गया। इसको W कह लीजिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, W कह सकते, कहीं कहीं E शो करते हैं। जैसे आपको भी सही लगे वैसे आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको W से शो करते हैं, एक बार देख लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है। चलो H से दिया गया है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसको H से डिनोट कर लेते हैं। तो कितना आया पहला फार्मूला, ये कितना आसान, कुछ नहीं था, फिर सीख लो भाई। V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। W खींचे को तो V इज इक्वल टू ये आ गया। W ही तो हीट होती है, वर्क की एनर्जी है। V को V ही रहने दो, Q को IT लिख दो, तो पहला आ गया। अब सुनो, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। एक बार बच्चे किसको खोलो, एक बार आप खोलो V को और एक बार खोलो I को। तो पहले V को खोल लेते हैं, V इज इक्वल टू IR से। तो इसी फॉर्मूले को क्या लिखेंगे, देखो V की जगह पे हमने लिख दिया IR, ये वाला I ऐसे उतारना है और ये T ऐसे उतारना है। तो यही क्या बन गया, I² RT ना बन गया। तो एक फॉर्मूला ये डेराइव हो गया, ले लो, आ गया। और एक ये बन गया, अभी एक और बनना बाकी है। देखो हमने मेन वाला फॉर्मूला क्या है, मेन हमारा ये है H इज इक्वल टू VIT। अब हमने एक बार V को खोल लिया, अब एक बार आप I को खोल लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। V इज इक्वल टू IR होता है, I यहाँ से खींचोगे तो कितना है, V/R आएगा, और ये ले जाके यहाँ पटक दो तो कितना बन जाएगा, ये H इज इक्वल टू V, ये V/R, ये T। तो कितना हो गया, V²/RT आया कि नहीं आया, बोलो, ये तीसरा बन गया। तो ये लो आ गया 3 फार्मूले। अब इसी में से सब में T गायब करा दो, आपका क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत इसमें इस समय बहुत गर्मी हो रही है और बिना लाइट के रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा प्लीज़, है ना, इतना तो बनता है भाई, इतना तो बनता है बेटा, आपसे इतना सपोर्ट। चलिए आगे बात करते हैं अप्लायंसेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या क्या अप्लायंसेज हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, तो आप जानते हैं जैसे टोस्टर हो गया, पहला क्या है आपका, हीटर हो गया, बिजली जिसमें जाड़े में तापते हैं, हीटर हो गया। टोस्टर हो गया आपका, हैं, गीज़र हो गया आपका, ठीक है, टोस्टर हो गया, वाटर हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, गीज़र हो गया, है ना, ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए फ्यूज़ क्या है, पूछता है व्हाट इज़ फ्यूज़। तो फ्यूज़ क्या है, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस का क्या क्या काम करती है, विच प्रोटेक्ट आवर appliances फ्रॉम बर्निंग, जलने से, दगने से हमें फ्यूज बचाता है। होता क्या है, देखो मान लीजिए कि ऐसे करंट यहाँ फ्लो हो रही है, ठीक, और ये आपका प्यारा सा टीवी यहाँ लगा हुआ है, ठीक,
और इसके पहले हम लगा लेते हैं फ्यूज़। अब क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ से करंट गई, ठीक, एसी लगा लें, यहाँ करंट गई, तो अगर करंट ज़्यादा हुई खुदा न खास्ता तो पहले फ्यूज़ जलेगा। क्या जलेगा? फ्यूज़। तब जा कर के करंट जब जल जाएगा तो करंट आगे जाएगी नहीं और आपका टीवी क्या सेफ़ रहेगा। तो हुआ ना, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रोटेक्ट आवर अप्लायंसेस फ्रॉम बर्निंग। क्योंकि पहला जो इफेक्ट करंट का होगा फ्यूज़ पे होगा। फ्यूज़ विल बर्न फर्स्ट एंड आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विल सेफ। तो इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। ठीक है बच्चे, समझ गए क्या होता है? व्हेन हाई करंट पासेस थ्रू द वायर इट मेल्ट, फ्यूज मेल्ट एंड फ्लो ऑफ करंट ब्रेक। फ्लो ऑफ करंट क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, फिर उसके आगे नहीं बढ़ती है। तो बस चलें, अब देखो बेटा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? देखो अभी हमने 3 फॉर्मूले डिराइव किए। पहला H इज इक्वल टू वी आई टी, बड़े प्यार से। दूसरा बेटा जब हमने ओम्स लॉ को V को खोला तो हमारा बना आई स्क्वायर आर टी। फिर तीसरा बच्चे क्या फॉर्मूला बना था? जब हमने आई को खोला V को ऐसे रखा, बना था वी स्क्वायर अपॉन आर टी। 3 फार्मूले बने थे हीट के। तो ये सारे के सारे जूल में आएंगे बच्चे। किस में आएंगे? जूल में। एमकेएस सिस्टम को लेके कर लेंगे तो इनका सबका आंसर किस में आएगा? जूल में। पक्का बेटा 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, करीब करीब 8 से 10 नंबर का ये मतलब चैप्टर है। और बिल्कुल 10 के 10 नंबर मैं आपकी जेब में डाल दूंगा, मेरा वादा है आपसे। बस आप ध्यान से इसको सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलो। नोट्स मैं इसका दूंगा आपको, ठीक है। चलिए ये जूल में आ गया। अब देखो पावर क्या होती है, आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, वर्क अपॉन टाइम। ठीक, इन सबको टी से डिवाइड लगा दीजिए तो यही सारे फार्मूले आपके पावर के बन जाएंगे। यानी यहाँ पे टी, यहाँ पे टी और यहाँ पे टी, सारे फार्मूले रिजल्ट क्या देंगे? आपके पावर के देंगे। तो पावर क्या हो जाएगा आपका? पावर के बने 3 फार्मूले। पहला यहाँ से टी गायब हुआ, वी आई आ गया। दूसरा यहाँ से टी गायब हुआ तो कितना आया? आई स्क्वायर आर आया। और तीसरा अगर यहाँ से टी गायब हुआ तो कितना आया? वी स्क्वायर अपॉन आर वॉट। ठीक, तो द रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड पावर। और पावर का फार्मूला 3, सब में से टी गायब हुआ। देखो 3 ये हो गए, 3 ये टोटल कितने फार्मूले हमने सीख लिए? 6 इन वेरी इजी वे। कुछ नहीं, बस यहीं से पकड़े थे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से W खींचा तो कितना आया? वी क्यू। बस रास्ता मिल गया, वी को क्यू को किस में तोड़ दें हम? आई टी में। तो ये बन गया। ठीक, बस यहीं से एक बार V को खोलो, एक बार I को खोलो, तो ये बन जाएंगे आपके 3। और 3 में टी गायब कर दो, पावर का बन गया। चलो अब हम बात करते हैं 1 वाट की। देखो 1 वाट कब होगा? ठीक, बताइए 1 वाट कब होगा? देखो मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस एक पावर कब कंज्यूम करेगा? जब वो 1 एम्पियर की करंट ले और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। देखो कहाँ से, देखो ध्यान से, अभी हमने पढ़ा P इज इक्वल टू वी आई। ध्यान से देखो, इसको हम 1 वोल्ट ले लें बेटा और यहाँ 1 एम्पियर ले लें। ठीक, और इसको 1 वाट ले लें। तो क्या हुआ, क्या हो गया कि कोई सर्किट है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट का है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 वोल्ट का। ठीक, अच्छा कितनी करंट ले रहा है ये? 1 एम्पियर करंट ले रहा है। तो इस केस में इसकी पावर कितनी हो जाएगी? पावर विल बी 1 वाट। तो इफ़, फिर से लिख लीजिए या समझ लीजिए, इफ़ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सेट टू 1 वाट इफ़ क्या? इफ़ इट टेक्स 1 एम्पियर करंट when it is connected to 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। जब इस वायर को या इस कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मान लो यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक, ऐसे समझो, और इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया बच्चे? 1 वोल्ट का। और ऐसे कनेक्ट करने के बाद स्विच ऑन किया, मान लो बल्ब जलने लगा, कितनी करंट इसने निकाली यहाँ से? 1 एम्पियर। तो इसका पावर कितना हो गया? पावर हो गया 1 वाट। बात समझ गए बेटे? ठीक, चलें, कुछ नहीं था, सिंपल। 1 वाट के लिए क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर 1 वाट तब होगी जब वो 1 एम्पियर करंट ड्रॉ करे। कब? जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएं। ठीक है, चलें आगे देखिए बच्चों, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये लास्ट टॉपिक है आपका।
ठीक, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर थ्योरी में। इसके बाद हम लेके आएंगे आपके लिए न्यूमेरिकल का पार्ट 2 या न्यूमेरिकल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। एकदम शानदार तरीके से बच्चे मैंने चैप्टर को पढ़ाया हुआ है, सिर्फ इतना ही आपके लिए काफ़ी है। इसको दो बार आप देख लीजिए, आपके दिमाग में ये बिल्कुल सारी बातें सेट हो जाएंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू कर। देखो कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, आप सबके घर में बिजली का बिल आता होगा, उस बिजली के बिल में नीचे लिखा होता है कि इस महीने आपने 500 यूनिट बिजली जलाई। कितनी जलाई? 500 यूनिट बिजली जलाई, और 7.5 रुपये के हिसाब से आपका बिल कितना हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया, 3500 रुपये, या जो कुछ भी आपका बने। ठीक, जितना भी आया मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, जितना आया। तो ये जो यूनिट्स आप जलाते हैं ना, यही यूनिट होती है कॉमर्शियल यूनिट। इसको बोटू भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोटू भी कहते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो कहते हैं कि 1 BO2 इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर जो होता है वो आपका बेटा 1 यूनिट कंसिडर किया जाता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अगर इसको हमें जूल में बदलना है तो बच्चे हम कैसे बदलेंगे? देखो 1 किलोवाट को आप अलग कर दो, 1 आवर को अलग कर दो, ऐसे ब्रेक कर लो। 1 किलोवाट ने पूरी दुनिया जानती है बच्चे, आप भी जान लो क्या होता है। 1000 वाट होते हैं और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। अगला स्टेप क्या करेंगे? वाट क्या होता है? वाट होता है जूल पर सेकेंड, तभी तो लिखते हैं। देखो ना, वाट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? यूनिट W/T होता है। W को मानते हैं हम क्या? जूल, और टाइम को सेकेंड। तो यहाँ पे रख दिया जूल पर सेकेंड, और यहाँ से देखो 3600 सेकेंड कट गए। तो कितना आया बच्चे आपका? 36, ऐड ऑल जीरोस, 3 this 5. Now increase 1 decimal and 1 zero also here, then this become joule. तो कहते हैं 1 यूनिट में कितने जूल होता है, आप बता देंगे इतना जूल होता है। ठीक है, अच्छा, इतनी बात मैंने बहुत शानदार तरीके से की। अब अगला जो पार्ट होगा बच्चे वो न्यूमेरिकल का होगा। और बिल्कुल अगर ये जो आपका अच्छा लगा है चैप्टर, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए और लोगों तक पहुँचे, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, हम और मोटिवेटेड हों और आपके लिए और शानदार लेक्चर लेकर आए। ये 1 शॉट थ्योरी का लेकर आए, इसीलिए 1 शॉट न्यूमेरिकल का भी लेकर आए। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको लेक्चर, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। बच्चों आपका सपोर्ट अगर मुझे मिल गया तो बिल्कुल शानदार तरीके से, मान लीजिए दिल से बता रहा हूँ, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे 10th में, बिल्कुल आएंगे, मैं पूरी जान लगा दूंगा। बस बच्चे रिक्वेस्ट है शेयर कर दो ताकि और लोग भी जुड़ जाएं और हमारा मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, चलो बच्चे, ओके बेटा, बाय।